नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचक की दिल्ली। एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे बिल्ली, बोलो कितनी बिल्ली? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली। खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। तो हजरात, हमारा यही कहनाम है कि नई दिल्ली बड़ी दिल्ली हो गई है। इस दिल्ली में दो दिल्ली नहीं रह सकती। जब भी उस दिल्ली को लगता है कि दिल्ली बन रही है, बड़ी दिल्ली बताने आ जाती है कि वो दिल्ली बनने का ख्वाब नहीं देख सकती। इसलिए दिल्ली ने दिल्ली को दिल्ली बनने से रोकने के लिए दिल्ली के ऊपर एक दिल्ली बिठा दी है। यही कहानी का सार है और इसी भूल भुलैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आवाज उठाई है कि एक दिल्ली दूसरी दिल्ली का गला घोंट रही है। और एमसीडी में हो गए जीरो, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। दिल्ली को दिल्ली से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार का हर सदस्य जंतर मंतर पर जमा हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल अरसे बाद जंतर मंतर पर लौटे। 6 साल तरक्की के जश्न मना रही दिल्ली की सरकार ने पिछले कुछ सालों से बड़ी दिल्ली से टकराव की राजनीति छोड़ दी थी। ऐसा नहीं था कि टकराव खत्म हो गया, लेकिन उसकी प्रकृति पहले से बदल गई। संजय सिंह ने कई मौके पर राज्यसभा में मुखर विरोध किया। कृषि कानूनों को लेकर सदन के भीतर नारे तक लगाए। आज भी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सदस्य सांसद संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने तख्ती लेकर खड़े हुए। लेकिन बड़ी दिल्ली से सहमति और सामंजस्य बनाकर चलने का रास्ता अपना तो लिया गया, ताकि काम करने की जितनी गुंजाइश है उसी में काम किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर आपकी सरकार को सराहनाएं मिली। ऐसा नहीं है कि आलोचनाएं नहीं हुई, लेकिन इन दो क्षेत्रों में दिल्ली की सरकार के काम ने उसके काम को पहचान तो दी ही। मगर इसी प्रक्रिया में एक और बात हुई। बड़ी दिल्ली की राजनीति का रंग उधार लेने का इल्जाम भी लगा। बड़ी दिल्ली ने देशभक्ति की बात की तो दिल्ली ने देशभक्ति का पाठ्यक्रम भी बना डाला। बड़ी दिल्ली ने राम मंदिर की बात की तो दिल्ली ने अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम बना दिया। हो सकता है कि इसके कारण सामंजस्य का रास्ता खोजा जा रहा हो, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सामंजस्य का यह रास्ता फिर से जंतर मंतर पहुंच गया है और टकराव का रूप लेने जा रहा है। इस बात को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से समझ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाया गया, उसके अधिकार छीन लिए गए, तब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया था। इसके बाद भी हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीन लेने की कोशिशों की निंदा करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें सारी शक्ति चुनी हुई सरकार के पास हो और उपराज्यपाल एक मनोनीत व्यक्ति हो। दुनिया की किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि राजनीति केवल काम करने के लिए होती है। राजनीति काम के अलावा अन्य मुद्दों पर टकराने और अपने नजरिए का विकल्प रखने के लिए भी होती है। इससे बचने के लिए चुने गए रास्ते को भले ही सकारात्मक कहा जाए, लेकिन एक ही रंग के कपड़े में दो लोग अलग अलग होते हुए भी एक से लग जाते हैं। शायद यही वजह है कि काम की राजनीति के सकारात्मक रास्ते में ही एक मुद्दा ऐसा आ गया जिसका संबंध रंगों से नहीं है, नीयत से है। बड़ी दिल्ली दिल्ली को बड़ा होने के अधिकार पर अंकुश लगा रही है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप यूं ही नहीं है, सिर्फ उसका ही नहीं है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने भी यह बात कही है। कांग्रेस ने अपना विरोध मुखर कर दिया है। दोनों के विरोध का स्वर अब एक जैसा है। जो दिल्ली कभी अपने लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा करती थी, बीजेपी भी मांगा करती थी, उस दिल्ली के लिए बीजेपी की सरकार ने जो प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया है, उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल लिखा। अमित शाह की तानाशाही अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा?
फिर चुनाव क्यों कराए थे? मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। लेकिन भाई साहब ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है और 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, दोनों को ही आमने सामने रखकर देखना होगा। तभी आप समझ सकेंगे कि उस फैसले को पलटने की कोशिश है या उस फैसले को मजबूती देने का प्रयास। लोकसभा में जो नया प्रस्ताव आया है उसमें सरकार का नाम उपराज्यपाल कर दिया गया है। इस बिल का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 और इसमें कहा गया है कि 1991 के एक्ट के सेक्शन 21 में यह जोड़ा जाएगा कि विधानसभा जो भी कानून बनाएगी उसमें सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल से होगा। सेक्शन 24 में प्रस्तावित बदलाव के रूप में लिखा गया है कि विधानसभा में कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। उपराज्यपाल ही तय करेंगे कि विधानसभा के पास किए गए बिल को, नियमों को मंजूरी दें या नहीं, या फिर उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें। मूल कानून के खंड 33 में प्रस्ताव दिया गया है कि विधानसभा ऐसे कानून या कमेटी नहीं बनाएगी जिसका संबंध दिल्ली के प्रशासन के दैनिक कार्यकलापों से होगा या प्रशासनिक फैसलों के संबंध में जांच बिठाने से होगा। जांच नहीं बिठा सकती है। यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 के लागू होने के पहले जो भी नियम बनाए गए हैं वो निरस्त हो जाएंगे। मंत्री या मंत्रियों के समूह के फैसले को लागू करने से पहले या सरकार की शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले उपराज्यपाल का मत लिया जाना जरूरी होगा। इरादा ठीक होता तो सरकार को अधिकार दिए जाते, ना कि उपराज्यपाल को और अधिकार दिए जाते। अनुवाद में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उस बिल का यही मसौदा है। दिल्ली सरकार जब अपने दायरे में काम करती हुई केंद्र के लिए चुनौती नहीं बनती है, तो फिर हर बात में उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी हो, इसका क्या मतलब है? दिल्ली सरकार या विधानसभा किसी जांच के आदेश नहीं दे सकती है, तो फिर उस सरकार या विधानसभा का क्या मतलब रह जाता है? रविश, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो कोई धार्मिक आदमी नहीं हूं, लेकिन आदमी जो कुछ करता है दुनिया में ही उसके सामने आता है। अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट किया था, एक राज्य था जिसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये आज उनके सामने आ रहा है। आप यूनियन टेरिटरी हैं, थोड़ी सी और पावर्स कम हो गई, काहे का वावेला है, क्यों हंगामा काटे हुए हैं। अब आइए दूसरी बात पर। देखिए, जो 370 में अनुच्छेद 367 में अमेंडमेंट करके क्या कहा गया था, आइए जरा देख लीजिए। 5 अगस्त को क्या हुआ था 2019 में? लेजिस्लेटिव असेंबली का मीनिंग बताया गया था गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहां पे अब बता दिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्नमेंट है। अब सबसे पहले यह बात समझ लेने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट से हम हट रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ शाहबानों के जजमेंट में पार्लियामेंट ने लॉ बना के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा। ऐसे बहुत से जजमेंट हैं। वोडाफोन की एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रही है। SC/ST एक्ट पे अभी मोदी सरकार ने चेंज किया था, और यह भी लॉ इसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब ये जो 4 जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और 19 फरवरी 2019 का जजमेंट है, ये हम उसकी वजह से बिल लाए हैं। आप समझ लीजिए, पहले 2019 की बात कर लूं। जस्टिस
अशोक भूषण और जस्टिस AK सीकरी में आपस में सर्विसेज किसके अंडर में आएंगी डिस्प्यूट था, मैटर लार्जर बेंच को गया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने यह कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB-LG के अंडर में रहेगा, बाकी पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। अब आइए वो जो 5 जज बेंच जजमेंट था उसमें क्या बात कही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं, इसलिए पावर वेस्ट करेगी इलेक्टेड लोगों में, ना कि नॉमिनेटेड गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक सुई जेनरिस यूनियन टेरिटरी है, यानी एक क्लास है अपने आप में, क्योंकि यहां असेंबली भी है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होगी। और जो गवर्नर की पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की राष्ट्रपति को मैटर रेफर करने के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं है, रूटीन मैटर रेफर नहीं किए जाएंगे, और सिर्फ राइट टू डिफर इसलिए एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा कि सरकार से LG साहब डिसएग्री करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो बिल है इसमें कुछ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आ रही हैं, जैसे ये कि असेंबली अपनी कमेटीज के बारे में भी कुछ पावर नहीं रखेगी, ये तो लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का वायलेशन हो रहा है। फिर यह कहा जा रहा है कि कोई इंक्वायरीज नहीं करेगी। अब पता नहीं, शायद फेसबुक वाली इंक्वायरी की वजह से यह बिल आ रहा है, और जो पहले कोई डिसीजन हो चुका है इंक्वायरी को लेके वो सब वॉइड हो जाएंगे, यानी रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लॉ की आ रही है, बैकडेटेड ऑपरेशन आ रही है। मैं ये समझता हूं कि मैसेज इस बिल का बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में LG जो है उसकी सारी शक्तियां होंगी, ये संविधानवाद के विरुद्ध जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि एब्सोल्यूट पावर किसी की नहीं होगी, यहां बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दी जा रही है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स कर्टेल की जा रही है। मुझे याद आ रहा है रवीश कि 1935 के बिल का जो 1935 एक्ट है उसका हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम में विरोध किया था, ये कह के कि इसमें गवर्नर जनरल और वॉइस राय को जो ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट करके पावर दी गई हैं, इनको पहले सस्पेंड करो, फिर हम इसको मानेंगे। और आपको ताज्जुब होगा रवीश ये जान के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू नहीं हुआ। हमने इतनी अपोजिशन की उसकी, और आज हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के आइडियल से हट रहे हैं, जबकि ये हमारी संविधान में मौलिक ड्यूटी है कि हम अपने जो आइडियल्स हैं स्वतंत्रता संग्राम के उनको चेरिश करेंगे और उनको अपहोल्ड करेंगे। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकली शायद बीजेपी को ये लगता है कि अब उनकी सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी, और अरविंद केजरीवाल जो सॉफ्ट से हार्ड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये बार बार जीतते रहेंगे, इसलिए इनके जो पर हैं उन्हें काट दिया जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों की लड़ाई में चला गया। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया, और इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई कुछ समय के लिए बंद हो गई और उपराज्यपाल के पक्ष में बहस करने वालों की करारी हार हुई। उस वक्त हमने एक बात कही थी, 4 जुलाई 2018 के प्राइम टाइम में। आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ साफ कह दिया है कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्रिपरिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने बहुमत से फैसला देते हुए कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल प्रशासक हैं, राज्यपाल नहीं हैं। उपराज्यपाल के पास खुद फैसले लेने का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल के पास प्रशासन का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल मंत्रिमंडल के फैसले लेने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते, उन शक्तियों को नहीं हड़प सकते जो संविधान में उन्हें नहीं दी गई है। ये हड़प रहे थे क्या जो संविधान में नहीं दी गई है? हर मामले में उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है। राज्य को बिना किसी दखल के काम करने की आजादी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रिपरिषद के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। अब बताया जा रहा था कि सरकार को उनके हिसाब से काम करना चाहिए।
उपराज्यपाल और कैबिनेट के बीच राय के अंतर को आपसी चर्चा से सुलझाएंगे। उपराज्यपाल मैकेनिकल तरीके से सारे मामले राष्ट्रपति को उठाकर नहीं भेजेंगे। मशीनी तरीके से फैसले को नहीं रोक सकते हैं। सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद उपराज्यपाल के उनके दिमाग में सबसे पहले यह बात साफ हो जानी चाहिए और उनको लेकर दूसरों के दिमाग में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल तो हैं, मगर दिल्ली उनकी नहीं है। जनता ने उन्हें नहीं चुना है, बल्कि उनका चुनाव कैसे हुआ है ये वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। दो उपराज्यपालों के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गवर्नर के मातहत काम करने वाली सरकार बनाने का खेल खेला गया। उम्मीद है खिलाड़ी अब कुछ दूसरा खेल खेलेंगे, ये वाला बंद कर देंगे। वो वाला खेल तो बंद हुआ, लेकिन खिलाड़ी कुछ दूसरा खेल लेकर आ गए हैं। आप कहेंगे मैंने अंदाजी टक्कर से कहा होगा, लेकिन मैंने तो खेल की प्रक्रिया के आधार पर कहा था। नया खेल हाजिर है। उपराज्यपाल विधानसभा के बनाए कानून को निरस्त कर सकते हैं, मंत्रिमंडल के फैसले को निरस्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना वक्त लगाकर 535 पन्नों का फैसला लिखा, लेकिन उपराज्यपाल के हाथ में कमान देने का खेल आ ही गया बिल के रूप में। वो दौर था जब दिल्ली की सरकार हर दिन गिरती हुई लगती थी। आप कभी गोदी मीडिया के आर्काइव में जाइए, हर दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता जाने की स्टोरी चलती मिलेगी और डिबेट भी। लाभ के पद के मामले को लेकर अच्छा खासा एक फर्जी मुद्दे पर आपका वक्त बर्बाद किया गया, लेकिन आज उस डिबेट का कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली की सरकार ऐसे ही कई फर्जी मुद्दों से घिरी हुई थी। इल्जाम केजरीवाल सरकार पर लगा कि काम नहीं करते हैं, केवल झगड़ा करते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के फैसले का स्वागत और समर्थन कर भले ही केजरीवाल ने वोट बैंक को ठीक रखा, लेकिन इस फैसले से उन्हें भी शांति नहीं मिली। समस्या यह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने वाली बीजेपी ने इसे चुनाव में क्यों नहीं लाया? क्या इसीलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण राज्य का दर्जा अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला था? 2019 में केजरीवाल ने बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र को जलाया था, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की बात कही थी। अगर यही व्यवस्था इतनी सही है, तो फिर यह बिल केवल दिल्ली के लिए क्यों लाया गया है? केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भी यही सारे अधिकार दे सकती है, दे दे। किसी भी तर्क और दलील से देखिए तो यह बात समझ के बाहर है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नाम उपराज्यपाल हो। या तो विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा दो, अपनी बना लो, या फिर सरकार का ही नाम बदल दो। सरकार का नाम बदलने का खेल नया है। विधायक खरीदने की भी जरूरत नहीं। अब बिल की भाषा अधिकारों के वास्तविक बंटवारे से कहीं ज्यादा बड़ा खेल करती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, मगर कांग्रेस ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने अपने ट्वीट में कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बिल कहती है कि दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। लोकतंत्र पर जोरदार प्रहार है। यह तो चुनी हुई सरकार से नियम बनाने का अधिकार भी ले लेता है और एक विधानसभा की हैसियत मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की बना देता है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली 2021 असंवैधानिक है, संघीय ढांचे का उल्लंघन है, निर्वाचित सरकार पर अंकुश लगाने वाला है, विधायकों को पिंजड़े में जकड़ा प्रतिनिधि बना देता है। इस सरकार के सत्ता के अहंकार का एक और उदाहरण कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने ट्वीट किया है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की शक्तियां उपराज्यपाल को देना पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। यह फैसला निंदनीय है। जब लोकतंत्र के खिलाफ इस तरह के निर्णय होते हैं तो लोगों में एक रोष होता है और जनता अपना जवाब देगी और इनको भविष्य में सबक सिखाएगी। उसी के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का जब राज्य का दर्जा खत्म किया गया और उसे बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तब आम आदमी पार्टी ने उस फैसले पर केंद्र का साथ दिया था। इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस बिल का विरोध किया है और आम आदमी पार्टी के सरकार के अधिकार का बचाव किया है। यही नहीं, कांग्रेस के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस बिल की बातों को लेकर ट्वीट किया है और कहा है
कि यह कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीनकर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा। मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के वक्त भी इसी तरह से सोचा जाना चाहिए था, जिस तरह से तेजस्वी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की भी बारी आएगी। दिल्ली की आ गई। बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाली बीजेपी इस बात का स्वागत कर रही है कि इस बिल के बाद भी 75% प्रशासनिक कार्य और उसकी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास होंगी। यह बयान है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए अच्छा होगा कि नया सत्ता संघर्ष शुरू करने के बजाय काम पर ध्यान दें। बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी का बयान है कि दिल्ली में उपराज्यपाल अल्टीमेट अथॉरिटी, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, नया विकास नहीं हो रहा है। केंद्र ने यही किया कि अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर दी। अब इस तर्क से तो हर राज्य का दर्जा घटा देना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। वहां भ्रष्टाचार है इसके नाम पर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तो फिर सारे राज्यों को बदल दिया जाए। भ्रष्टाचार के आरोप तो केंद्र सरकार पर भी लगते हैं, तो उसे क्या बना दिया जाए? क्या इस तर्क से राज्यों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं? गवर्नर को दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यदि ज्यादा कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो उससे दिल्ली का भला ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं नहीं कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में अल्टीमेट पावर है। आप और बीजेपी के बीच लड़ाई मुद्दों से ज्यादा सरकार के अधिकारों को संकुचित करने के मसलों पर ही होती है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से उसे अधिकारों की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 साल में टकराव के अनेक प्रसंग सामने आए, जिनकी चर्चा में समय का बहुत खर्चा है। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार की वही व्याख्या की जो आर्टिकल 239A के आसपास की जाती रही है, लेकिन उस आर्टिकल की अपनी व्याख्या कर बीजेपी बार बार कहती रही कि मुख्यमंत्री के पास दिल्ली में अधिकार नहीं है, जबकि 239A में साफ साफ लिखा है और अभी भी लिखा है कि उपराज्यपाल को उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में संवैधानिक नैतिकता की बात कही थी। क्या यह बिल उस संवैधानिक नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि उपराज्यपाल को सभी फैसले और प्रस्तावों की सूचना दी जानी चाहिए ताकि संवाद बना रहे, लेकिन इस संवाद का कतई मतलब नहीं कि उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी है। उसी दिन 4 जुलाई 2018 को अपने संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा से बात की थी। ये बातचीत उसी का हिस्सा है। आज जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला दिया है वो भी अपने आप में एक पीएचडी थीसिस से कम नहीं है, और मैं समझता हूं आज तक कभी किसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में संविधान के प्रिंसिपल्स का जिक्र नहीं किया गया इतनी डिटेल में। यहां इस जजमेंट में मुख्य न्यायाधीश ने 12 संविधान के मूलभूत प्रिंसिपल्स का जिक्र किया और बहुत उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फिर जजमेंट दिया। एक बात रवीश और कहूं कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है, क्योंकि 70 साल के भारत के न्यायिक इतिहास में जब भी किसी गवर्नर और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैटर कोर्ट में गया है तो हर बार कोर्ट ने यह कहा है कि भारत ने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कैबिनेट सिस्टम अपनाया है, और ये कैबिनेट सिस्टम इंग्लैंड के कैबिनेट सिस्टम की तरह है। इसलिए जो यहाँ पे राज्यपाल होगा या राष्ट्रपति होगा उसकी शक्तियां सीमित हैं। उसके बारे में कहा जाता है लाइक द ब्रिटिश क्वीन, ही रेन्स बट डज नॉट रूल।
आपके पास एक मुकुट है लेकिन आपके पास शक्तियां नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला है इससे ये बात अब पूरी तरह साबित हो चुकी है कि दिल्ली में राज्यपाल बॉस नहीं है, दिल्ली की बॉस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं। और उन मुख्यमंत्री से भी सर्वोच्च न्यायालय ने और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि वो इस बात पे बहुत ज्यादा अपना फोकस न डालें और हार्मोनियसली काम करें। ये बात सही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और गवर्नर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है अपने जजमेंट में कि जो कैबिनेट है दिल्ली की वो भी इस बात को समझे कि राज्य नहीं है दिल्ली। तो आप ये देखिए कि दोनों बातें कही, उसमें एक तरफ उन्होंने ये कहा कि साहब वो गवर्नर नहीं है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को ये बताया कि आप राज्य नहीं हैं। और बहुत साफ तौर से रवीश ये बात उन्होंने कह दी कि गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई पावर नहीं है, या तो उनको जो एड एंड एडवाइस सलाह मशवरा कैबिनेट देगी उसको मानना है, और या फिर उनको राष्ट्रपति को रिफर कर देंगे उन 3 मैटर्स में, एक्सेप्शनल रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में, वैलिड रीजंस के लिए, और उसके बाद जो राष्ट्रपति कहेंगे वो मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई उनकी इंडिपेंडेंट राय नहीं होगी। लेकिन रवीश, भारत में हमेशा हमने कई बार बात की है गवर्नर्स की, जो हमारे गवर्नर्स हैं ये सब दिल्ली के गुलाम होते हैं, ये सब एजेंट होते हैं सेंटर के, ये अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करते। इतनी स्पष्टता के बाद भी ऐसा बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया कि उपराज्यपाल हर मामले में दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस बिल के बाद हर मामले में उपराज्यपाल के दखल के बिना कोई काम नहीं होगा। लोकसभा में लाया गया यह बिल पास हो ही जाएगा, लेकिन जो फेल होगा वह है भारत का संघवाद, संवैधानिक नैतिकता, दिल्ली और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की परंपरा। ब्रेक ले लेते हैं, सब कुछ ब्रेक हो चुका है। क्या मुकेश अंबानी के घर के पास आतंकी साजिश किसी और ने नहीं, खुद मुंबई पुलिस के एक एपीआई ने रची थी? जांच एजेंसी एनआईए को अब तक मिले सबूतों और एपीआई सचिन वजह की गिरफ्तारी से अब यह सिर्फ सवाल नहीं, लगभग पुख्ता तथ्य हो चुका है। लेकिन यह जवाब अभी मिलना बाकी है कि वजह ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास आतंकी साजिश की झूठी कहानी क्यों बनाई और किसके कहने पर। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट। 25 फरवरी को जब यह स्कॉर्पियो और उसमें जिलेटिन की 20 छड़ों के साथ धमकी भरा पत्र मिला था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस आतंकी साजिश को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद मुंबई पुलिस का एपीआई होगा। एपीआई भी वही जिसे उस मामले की जांच करने का जिम्मा दिया गया। नाम सचिन वजह और पहचान थी मुंबई पुलिस के सिंघम की। लेकिन अब सचिन वजह सलाखों के पीछे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है। एनआईए अब तक सचिन वजह की सरकारी गाड़ी सफेद इनोवा जब्त कर चुकी है। आरोप है कि 25 फरवरी को सीसीटीवी में स्कॉर्पियो के पीछे दिख रही ये वही इनोवा कार है जिसमें बैठकर स्कॉर्पियो का ड्राइवर वापस गया। इतना ही नहीं, 24 फरवरी का ही मौके पर से जो सीसीटीवी का फुटेज मिला है उसमें पीपीई किट पहने एक शख्स इनोवा से उतरकर स्कॉर्पियो कार की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वो कोई और नहीं, खुद सचिन वजह हैं। मामले में एनआईए ने एक काले रंग की मर्सिडीज कार भी जब्त की है। एनआईए दफ्तर में जब उस कार की तलाशी ली गई तो उसमें भी केस से जुड़े ढेरों सबूत मिले हैं। जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है, 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। एनआईए ने यह भी साफ किया कि वो मर्सिडीज कार सचिन वजह ही चलाते थे। यही काली मर्सिडीज कार मुंबई पुलिस मुख्यालय में भी कई बार देखी गई थी। धुले जिले के सारांश भावसार ने दावा किया है कि यह कार उनकी थी, लेकिन फरवरी महीने में ही उन्होंने उसे एक कार खरीद फरोख्त करने वाली कंपनी को बेच दिया था। नहीं सर, ये पहले तो आप क्लियर करिए, ये गाड़ी मेरी थी, अभी मेरी गाड़ी है नहीं और इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं। अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल एनआईए पर्सन या लोकल पुलिस किसी की तरफ से कॉल नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं 100% उनको कोऑपरेट करूंगा। सवाल है वो मर्सिडीज कार सचिन वजह के पास कैसे पहुंची और वो 5 लाख रुपए किसके हैं।
एनआईए को वजह से जुड़ी एक और जानकारी मिली है जो हैरान करने वाली है। पता चला है कि मामले में गिरफ्तार हुए एपीआई सचिन वजह ने सीआईयू में रहते हुए जब वो संदिग्ध स्कॉर्पियो और बम धमकी की जांच कर रहे थे तब थाने की अपनी निवासी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज डीवीआर के साथ जब्त कर लिया था। सवाल है, कोई जांच अधिकारी अपनी निवासी सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर क्यों जब्त करेगा? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी हैरान है और उसे शक है कि विक्रोली से स्कॉर्पियो कार चोरी हुई ही नहीं थी, बल्कि सचिन वजह ने खुद अपनी सोसाइटी में छुपा रखी थी। एनआईए की टीम ने 15 मार्च की रात सीआईयू दफ्तर की तलाशी ली और वहां से साकेत सोसाइटी का डीवीआर, वजह का आईपैड, लैपटॉप, कुछ फोन भी साथ ले गई। लेकिन एनआईए के हाथ अभी नंबर प्लेट बनाकर देने वाली दुकान का डीवीआर नहीं लगा है। दुकानदार के मुताबिक सचिन वजह उसकी दुकान से सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा लाए थे। 25 तारीख या 27 कुछ तो डेट पे आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो डीवीआर लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। मामले में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत भी सवालों में है और महाराष्ट्र एटीएस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मनसुख हिरेन 4 मार्च की शाम को गायब हुए थे और 5 मार्च को मुमरा रेती बंदर में उनका शव मिला, जबकि 3 मार्च को ही उन्होंने पुलिस और मीडिया द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। पता चला है कि जिस वकील ने मनसुख हिरेन की शिकायत ड्राफ्ट की थी उसके पास भी मनसुख को सचिन वजह ने ही भेजा था। टीआरपी का मैटर चल रहा था कोर्ट में, उसमें 4-5 आरोपी मेरे पास थे। वो सारे लोगों के लिए मैं कोर्ट में अपीयर हुआ था और वो उस केस का इन्वेस्टिगेशन सचिन वजह कर रहे थे। उस दरमियान मेरा उनका पहचान हुआ था, तो शायद उनको लगा होगा मेरे बारे में कि मैं उनको उनके किसी मित्र को अच्छी सलाह दे सकूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे पास भेज दिया उनको। तो क्या पुलिस और मीडिया से परेशान होने के शिकायत पत्र के जरिए अहम गवाह मनसुख को मिटाने की भूमिका तैयार की गई थी? एनआईए की अब तक की जांच और उसमें मिले सबूतों से इतना तो साफ है कि मुकेश अंबानी के घर के पास आतंकी साजिश की कहानी जानबूझकर प्लान की गई थी। लेकिन सवाल है, क्यों और किसके कहने पर? बीजेपी के निशाने पर तो खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हैं, क्योंकि विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद उद्धव ठाकरे ने यह कहकर सचिन वजह का बचाव किया था कि सचिन वजह को ओसामा बिन लादेन जैसा प्रचारित किया जा रहा है। शिवसेना बीजेपी पर मुंबई पुलिस को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे ही बैठी है। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारे पुलिस पकड़ लेते। जांच तो चल रही है। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि सचिन वजह के पास ऐसा कौन सा राज है जो शिवसेना उसे बचा रही है? परमवीर सिंह या सचिन वजह बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? सचिन वजह कांड की गाज मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर गिरी है। उन्हें होमगार्ड भेज दिया गया है, जबकि हेमंत नगराले उनकी जगह पुलिस कमिश्नर बने हैं। हालात तेजी से बदले हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तक उप मुख्यमंत्री अजित पवार अलग राग अलाप रहे थे। जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आता तब तक किसी के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेने का सवाल नहीं उठता। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत मामले की तरह मुंबई में एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई दिख रही है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आपराधिक साजिश और हत्या का है और आरोप मुंबई पुलिस के एपीआई पर है। एपीआई सचिन वजह, जिसका इतिहास विवादास्पद रहा है, घाटकोपर ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनिस की कस्टडी में हत्या कर गायब करने के आरोप में जेल जाने के साथ ही 16 साल निलंबित भी रह चुके हैं। अब इस नए कारनामे के बाद सचिन वजह एक बार फिर से निलंबित कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब एपीआई सचिन वजह ने किया तो क्यों और किसके कहने पर? और ठाकरे सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 16 साल निलंबित रहे एपीआई को न सिर्फ पुलिस सेवा में बहाल किया गया बल्कि उसे क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का मुखिया भी बना दिया गया, जबकि अमूमन कोई पीआई स्तर का अधिकारी ही मुखिया होता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।